Hello students, how are you? Welcome back. Here we are going to start another unit, that is unit 2, structure of atom. In this chapter we will learn about the structure of atoms. Here we will learn the fundamental particles, electron, proton, neutron. Further, next in this chapter we will have SPD of electronic configuration. It is quite interesting because you have only learned KLMN electronic configuration in lower classes. Further, next two classes we will learn Bohr principle, quantum numbers. This is the very interesting topic in the chapter. This chapter is quite going to be very interesting here. So we will learn many things from here. Let us start our chapter, that is structure of atom. Here we are going to study first of all fundamental particles and Rutherford model of atom. In this video we will have only fundamental particles and only the discovery of electron here. So how electron is discovered? For this we will have to study an experiment. अब हमें यहाँ पर एक डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट देखना है। डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट देखना है। सी अब दिस इज योर डिस्चार्ज ट्यूब। इसमें क्या हुआ है कि हमने एक ग्लास का डिस्चार्ज ट्यूब लिया हुआ है, दिस वन एक डिस्चार्ज ट्यूब लिए हैं। ठीक, इसमें क्या हुआ फिर कि इसमें टू मेटल इलेक्ट्रोड्स लगे हैं, एक लेफ्ट साइड में और दूसरा राइट साइड में। लेफ्ट साइड को हमने कैथोड निगेटिव टर्मिनल नाम दिया है कैथोड, और राइट वाले साइड को पॉजिटिव एनोड नाम दिया हुआ है। क्लियर? और इस जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसमें एक वैक्यूम पंप लगा के इसको पूरा इवैक्यूएटेड कर देते हैं। हम इसको पूरा का पूरा वैक्यूम बना देते हैं। ठीक, इसका प्रेशर कितने तक करते हैं? 10⁻² से लेकर 10⁻³ एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक करते हैं। ठीक, साथ में जब इलेक्ट्रोड्स हम इसमें ऐड कर दिए, सिस्टम बना लिए, तो इस इलेक्ट्रोड को फिर एक हाई वोल्टेज सोर्स से ऐड करते हैं। उस हाई वोल्टेज का सोर्स 10,000 वोल्ट होना चाहिए। उससे जोड़ने के बाद जैसे ही हम पावर सप्लाई ऑन करते हैं, यानी कि स्विच ऑन जैसे करते हैं इस बैटरी का या इलेक्ट्रिक सोर्स का, तो होता क्या ना कि इस कैथोड की तरफ से कुछ रेज जो इनविजिबल हैं वो एनोड की तरफ मूव करने लगती हैं। दरअसल में यही रेज कैथोड रेज हैं। दीज रेज आर कैथोड रेज विच आर ट्रेवलिंग फ्रॉम cathode to anode. Okay, and these rays are negative in nature. Further we will learn it. These are the negative in nature. Here its process, a cathode ray tube is made up of glass containing two thin pieces of metal called electrodes sealed in it. प्रेशर हमने इसका 10⁻² से 10⁻³ वोल्टेज जो था वो 5000 से 10,000 कर दिया। अच्छा, अगर हम प्रेशर को इतना मिनिमाइज नहीं करेंगे, तो इसमें कोई चांसेस नहीं है कि इसमें कोई रे प्रोड्यूस हो। तो कहने का मतलब ये है कि हाई प्रेशर पे या नॉर्मल प्रेशर पे ये इंसिडेंट नहीं हो जाएगा, चाहे जितना हम पावर सप्लाई, चाहे जितना वोल्टेज हम बढ़ा दें। तो ये ऑब्जर्वेशन देखने के लिए यहाँ प्रेशर का होना ज़रूरी है। प्रेशर का मिनिमम यानी कि 10⁻² से 10⁻³ एटीएम होना ज़रूरी है, रिक्वायर्ड कंडीशन है। तब जाके ये ऑब्जर्वेशन हम शो कर पाएंगे, देख पाएंगे। अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ हुई। अच्छा, फर्दर एक और इसमें चीज़ ऐड किया गया बाद में। तो एक तो चीज़ ये ऑब्जर्वेशन हुआ कि इधर से कैथोड रेज मूव करने लगी लेफ्ट टू राइट। फिर इसमें क्या किया गया, जो एक एनोड था इसके पीछे ये जो आप देख रहे हो एक थिकर लेयर, यहाँ पर
जिंक सल्फाइड ZnS की एक लेयर बना दी गई। दरअसल में ये ZnS एक फास्फोरेसेंस या हम कह सकते हैं फ्लोरोसेंस मटेरियल होता है। फ्लोरोसेंस फास्फोरेसेंस के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, ठीक, तो मैं उसको डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ। इधर से बता दे रहा हूँ कि फ्लोरोसेंस क्या होता है, एक इंसिडेंट, एक प्रोसेस होता है जिसमें जब किसी ऑब्जेक्ट पे एनर्जी यानी कि लाइट गिरती है तो वो ग्लो होने लगता है, ठीक। तो ये फास्फोरेसेंस प्रोसेस है। फ्लोरोसेंस भी यही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं बाद में उसको बताऊंगा, यहाँ ये हमारा टॉपिक नहीं है। तो यहाँ पर ये मटेरियल लगा दिया गया, ठीक। तो इसके बाद हुआ क्या कि जब ये लाइट कैथोड रे यहाँ पर पहुँची इस ग्लास ट्यूब के वाल तक, तो यहाँ पर एक ग्रीन कलर की लाइट ग्लो होने लगी। किस कलर की? ग्रीन कलर की लाइट ग्लो होने लगी, ठीक। फर्दर इसके बारे में हम ऑब्जर्वेशन क्या हुए वो देखने जा रहे हैं। क्या हुआ कि द कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टूवर्ड्स एनोड, ये हम चीज जान गए। नो फ्लो ऑफ करंट एट ऑर्डिनरी प्रेशर, अगर नॉर्मल प्रेशर होगा तो कोई करंट नहीं फ्लो होगी, कोई रे जनरेट नहीं होगी। ग्लो जनरेटेड इन द ट्यूब डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस, जो गैस है, जो ग्लो, जो ग्रीन कलर अभी मैंने बताया, वो दरअसल नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है। अगर उस ट्यूब में नियॉन गैस है तो जो कलर होगा दैट विल बी द रेडिश ब्राउन कलर होगा, रेडिश ऑरेंज कलर का हो जाएगा। क्लियर? ये द कलर इमिटेड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस टेकन इन ट्यूब। इफ नियॉन गैस इज टेकन द लाइट इमिटेड इज रेडिश ब्राउन। अच्छा, एक चीज़ और इसमें देख लो कि इसमें वैक्यूम हमने कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इसमें गैस प्रेजेंट होगी, गैस इसमें प्रेजेंट होगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पर ये रे का ट्रांसमिशन, रे का कह सकते हो मूवमेंट पॉसिबल हो पाएगा। अगर गैस नहीं होगी तो ये भी मूवमेंट नहीं हो पाएगा। अच्छा, इसके एक्सपेरिमेंट के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, या कह सकते हो, अच्छा, ये रे जो कैथोड से इलेक्ट्रोड की, कैथोड से एनोड की तरफ मूव हुई, तो इसलिए इनको हम कैथोड रेज कहे। क्या कहे? कैथोड रेज कहे, या फिर इसी को बाद में हम इलेक्ट्रॉन कहेंगे। इधर देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज थी? तो प्रॉपर्टीज थी, कैथोड रेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ये हमने कैसे पता चल पाया? हमने क्या किया, एक व्हील, एक पैडल लगा दिया इस ट्यूब के बीचों बीच में, ट्यूब के बीचों बीच में एक पैडल लगा दिया, और जो एनोड था उसको हमने साइड से ऐसे जोड़ लिया। क्लियर? फिर जैसे पावर सप्लाई, अब मैंने पूरा सिस्टम यहाँ नहीं दिखाया है पूरा। जैसे पावर सप्लाई ऑन हुई तो फिर से वही इलेक्ट्रिक जो रेडिएशन था, रेज थी, वो जनरेट हुई, लेफ्ट टू राइट मूव होने लगी, यानी कैथोड से एनोड की तरफ मूव होने लगी। तो हुआ क्या कि इस ऑब्जेक्ट के जो बीच में रखा हुआ है, इसका इमेज, इसका शैडो, इमेज नहीं, इसका शैडो पीछे बनने लगा, छाया पीछे बनने लगा। अगर आप खुद देखो कि अगर टॉर्च यहाँ से जलाओ लाइट से और इस हैंड पे जस्ट सामने से पड़े तो इसके पीछे एक शैडो बनेगा। तो इट मीन्स कि अगर जहाँ जहाँ से लाइट पास होगी वहीं का तो वहाँ पर भी लाइट पहुँच जाएगी, और जहाँ से लाइट पास नहीं होगी वहाँ पर क्या होगा? शैडो बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो कैथोड रेज थी वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। ओके, सेम नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स एंड पॉजेस काइनेटिक एनर्जी। मतलब ये मटेरियल पार्टिकल्स होती हैं और ये काइनेटिक एनर्जी पजेस करती हैं। ये चीज़ कैसे पता चला? इसके बीच में हमने एक मूवेबल व्हील लगा दिया। आपकी बार, इस बार ये पिछली बार फिक्स लगाया था, फिक्स कर दिया था, आपकी बार ये क्या मूवेबल फिक्स है, यानी कि अगर थोड़ा सा भी एनर्जी हम उसको दें ना तो वो मूव कर जाए, वो रोटेशन उसमें स्टार्ट हो जाए। तो इसके लिए हमने क्या किया, फिर वही प्रोसेस, सब कुछ वैसे ही लगाया और इलेक्ट्रिक करंट पावर सप्लाई इसका ऑन किया। तो हुआ क्या
कि ये जो रेज थी जा रही थी इस मूवेबल व्हील को मूव करा दी, तो ये मूव तभी करा पाएंगी जब इनके पास काइनेटिक एनर्जी होगा, और काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं ना, हाफ mv²। तो हाफ mv यानी कि इसमें m यानी कि मास होगा। तो जब मास की बात आ गई तो ये पता एकदम कंफर्म हो गया कि कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स एंड possess काइनेटिक एनर्जी। क्लियर। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है कि कैथोड रेज गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड व्हेन पास्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब कैथोड रेज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के एक्सपेरिमेंट किया गया तब ये कैथोड रेज थी वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर गई। मतलब कि ये जो ओरिजिनल है, इधर मान लो इलेक्ट्रोड नहीं लगा है लेकिन ये ओरिजिनल है, इसके बाद एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लगाई गई, एक तरफ पॉजिटिव इंड है दूसरी तरफ निगेटिव, और इसका जो सप्लाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था उसका 10 वोल्ट रखा गया। तो हुआ क्या ना कि ये जो कैथोड रे जनरेट हुई थी वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या हो गई, मूव हो गई, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव हो गई। तो इसका अंदाज़ा, इससे ये कंक्लूजन निकाला गया कि ये इसलिए मूव हुई पॉजिटिव की तरफ क्योंकि वो खुद निगेटिव इन नेचर हैं, खुद निगेटिव इन नेचर हैं। ओके, तो ये बात पता चल गई कि कैथोड रेज जो थी वो निगेटिव इन नेचर हैं, सिंस दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड व्हेन पास्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट होंगी। क्लियर। ऐसा नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होंगे, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोग थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, अभी इसी वीडियो में। हियर कैथोड रे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस ग्लो व्हेन द स्ट्राइक ग्लास वॉल ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। जब ये कैथोड रे ग्लास रह के लास्ट वाले टर्म, मैंने बताया था कि वहाँ जिंक सल्फाइड का जो कोटेशन लगाया, लेयर लगाया था, उसको स्ट्राइक करेंगी तो ये ग्लो प्रोड्यूस करेंगी, जिसका कलर इसके अंदर जो गैस मटेरियल होगा उस पर गैस होगी उस पर डिपेंड करेगी। कैथोड रेज प्रोड्यूसेस एक्सरे, याद कर लो, कैथोड रेज प्रोड्यूसेस एक्सरे व्हेन दे स्ट्राइक हैवी मेटल्स लाइक टंगस्टन, सिल्वर, कॉपर, मॉलिब्डेनम एक्सेट्रा। ये कैथोड रेज प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट्स आल्सो। क्लियर। अब इस पूरे एक्सपेरिमेंट और इन प्रॉपर्टीज के बाद ऑब्जर्वेशन क्या है, 2 मेन ऑब्जर्वेशन हुई। क्या कि जो कैथोड रेज है ना वो मटेरियल पार्टिकल्स हैं, क्योंकि हमने बताया था कि वो क्या था, मूवेबल जो व्हील था उसको ये मूव करा दी थी, तो जिसकी वजह से ये पता चलेगा कि मूवेबल पार्टिकल हैं, मटेरियल पार्टिकल्स हैं। सेम, और जो इलेक्ट्रिकल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड में ये डिफ्लेक्ट हो गई पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ, तो उससे ये पता चल गया कि ये निगेटिव चार्ज कंटेन करती हैं। क्लियर। यानी कि 2 चीज़ पता चला कि ये मटेरियल पार्टिकल हैं और निगेटिव चार्ज कैरी करती हैं, और इसी निगेटिवली चार्ज्ड मटेरियल पार्टिकल्स को ही क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन्स कहा गया। हियर यू कैन सी द नेगेटिवली चार्ज्ड material particles constituting the cathode rays are called electrons। जो निगेटिवली चार्ज मटेरियल पार्टिकल्स हैं इसी को इलेक्ट्रॉन कहा गया। ओके, अब देखिए आगे कुछ देखते हैं इसमें। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जे थॉमसन measured the ratio of electrical charge to the mass of electron by using cathode ray tube applying electric field, magnetic field perpendicular to each other as well as to the path of electrons। मतलब जे थॉमसन ने, अभी देखो ये जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं तो इसलिए हम इसको बाद में यही कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन का जो इन्वेंशन, जो डिस्कवरी जो किया किसने किया, जे थॉमसन ने किया। डिस्कवरी इन्वेंशन में क्या डिफरेंस है मालूम है ना। ओके, ठीक है। एक बुक में फिगर दिया गया है, दैट इज फिगर 2.2, दिस वन। अब इन्होंने ऐसा क्या किया, किस तरह का सेटअप लिया, ये कैथोड रे ट्यूब है। जनरली हमारे टेलीविजन्स में जो अब की नहीं, एलसीडी नहीं,
जो पुरानी बड़ी टीवियाँ हैं उसमें कैथोड रे ट्यूब ही कॉन्सेप्ट वर्क करता है, ये कॉन्सेप्ट कैथोड रे ट्यूब का ही वहाँ पे वर्क करता है। इसमें दरअसल होता क्या है ना कि इस जो ये वाली जो लेयर है यही हमें सामने स्क्रीन से टीवी में दिखती है, और इसके पीछे यहाँ पर जो येलो पार्ट दिख रहा है ये कोई फ्लोरोसेंस मटेरियल हो सकता है या फ्लोरोसेंस मटेरियल ही है। ठीक, अब देखो इसमें इन्होंने क्या किया कि वही ट्यूब लिया, कैथोड एनोड, दो चीज़ आपको दिख रही है सेम चीज़, यहाँ से रे जनरेट होकर आपको एनोड के पास जाती गई, और इसमें परफोरेटेड डिस्क कर सकते हो, मतलब जिसमें होल हो उसको बोलते हैं परफोरेटेड डिस्क। ठीक, तो उस तरह का डिस्क लिया तो इसमें क्या हुआ कि इससे लाइट पास हो गई, जैसे यहाँ पर देखो रेड लाइन जो दिख रही है पास हो रही तो होते हुई दिख रही है। तो इसमें फर्स्ट उन्होंने दो चीज़ की, तीन एक्सपेरिमेंट किया। एक बार उन्होंने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, दूसरी बार सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तीसरी बार दोनों चीज़ें आप लगाई। तो उन्होंने क्या देखा कि सिर्फ जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है, ये ब्लू एंड ऑरेंज कलर वाला, और इस रे के परपेंडिकुलर लगाया, तो उन्होंने देखा कि जो रे थी वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर गई, डेविएट कर गई। ये चीज़ हम लोग अर्लियर पढ़ चुके हैं। व्हेन ही इंक्लूडेड ओनली मैग्नेटिक फील्ड, उन्होंने जब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया उस केस में क्या था, जो रे थी वो सी के पास, मतलब सी साइड में मूव कर गई, यहाँ पर आ गई। लेकिन जब उन्होंने दोनों फील्ड लगाई, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी, उस केस में क्या हुआ, और उन दोनों को बैलेंस किया, उनके मैग्नीट्यूड को बैलेंस किया। अब खुद ही सोचो कि दो लोग हैं, पर्सन है, और इधर से इसको पुल कर रहे हैं, इधर से इसको पुल कर रहा है, तो जिसका ज़्यादा फोर्स होगा वो अपनी तरफ खींच लेगा। अगर दोनों का बैलेंस कर दिया जाए, दोनों इक्वल अमाउंट फोर्स लगाएंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा। तो उसी तरह कुछ कंडीशन करके इसको बैलेंस कर दिया उन्होंने दोनों का, यानी कि अगर इसकी वजह से ज़्यादा हो रहा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को उन्होंने बैलेंस किया। कुल मिलाकर आप ये जानो, उसको बैलेंस करने पे ये जो रे थी ना ये ओरिजिनल पाथ पे अपने आ गई, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन में यहाँ से आनी थी उस पर आ गई। तो इसका उन्होंने कुछ कंक्लूजन ये निकाला, उससे पहले आप इसे थोड़ा पढ़ लो। When only electrical field applied, the electrons cathode rays deviate from their path towards positive and hit the tube at A, ऊपर की तरफ A था। When only magnetic field applied, the electrons cathode rays जिसको कहा गया deviate from their path and hit the tube at C. When both the field applied and balancing the field strength, it is possible to bring back the electron to the original path B. यानी कि जब उनको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को हम बैलेंस करके लगाएंगे, उन्होंने लगाया तो क्या हुआ, वो ओरिजिनल पाथ पे पहुंच गई रेज। तो इसका उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, दैट डेविएशन ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम देयर पाथ इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन, फर्स्ट तीन चीज़ों पे डिपेंड करता उन्होंने बताया। फर्स्ट बताया कि मैग्नीट्यूड ऑफ द निगेटिव चार्ज ऑन पार्टिकल, इस पर डिपेंड करता है, मतलब ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द पार्टिकल, कैथोड रेज की बात हो रही है इलेक्ट्रॉन की, ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द पार्टिकल ग्रेटर इज इंटरेक्शन विद द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एंड दस ग्रेटर इज द डेविएशन, मतलब जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा, उतना ही ज़्यादा डेविएशन होगा, डिफ्लेक्शन होगा। ओके, नेक्स्ट उन्होंने बताया कि द मास ऑफ पार्टिकल, कि जो पार्टिकल का मास होगा वो जितना कम होगा, जितना लाइटर होगा, डिफ्लेक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हो, पार्टिकल ग्रेटर द डिफ्लेक्शन। फिर उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करता है, कि अगर हम जो अभी पहले एक्सपेरिमेंट हम लोग किया कि 10 वोल्ट 10 वोल्ट लगाए थे, अगर वो वोल्ट हम इंक्रीज करते हैं ना तो ये डिफ्लेक्शन में भी इंक्रीमेंट होगा। सेम अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को भी हम इंक्रीज करेंगे ना तो भी ये डिफ्लेक्शन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? तो ये तीन उन्होंने बताया बेसिस कि इसके बेसिस पे जो डिफ्लेक्शन होगा वो इसके बेसिस पे होता है। ठीक, और फिर उन्होंने फर्दर
इलेक्ट्रिक चार्ज और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो रेशियो निकाल लिया, उन्होंने ये एक वैल्यू निकाल ली, वैल्यू ऑफ E/me, इसी को इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपन मास रेशियो कहा जाता है। ये वैल्यू उन्होंने निकाल ली एक्सपेरिमेंट के द्वारा, बैलेंस करते हुए। कैसे किया? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस करके इन्होंने ये निकाल लिया। यहाँ पर E क्या है? चार्ज है, और me क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन किलोग्राम है। अच्छा, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला उन्होंने? अब इसके लिए उन्होंने दूसरे आए, मिल्कन आए, उन्होंने एक आयर ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया, और उसके बेसिस पे उन्होंने ये बताया कि एक इलेक्ट्रॉन जो है उस पर चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है कि ये चार्ज किसने बताया था? ये मिल्कन ने बताया था आयर ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। ठीक, तो उन्होंने ये चार्ज बता दिया, और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव थे तो निगेटिव चार्ज लगा दिया। अच्छा, हमारे पास क्या था? अभी तक जो थॉमसन ने किया था वो E/me का रेशियो उन्होंने निकाला था। तो अगर हमें me की वैल्यू चाहिए तो ठीक ना, हमारे पास इसकी टोटल की वैल्यू है, और हमें क्या me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर चाहिए तो हम अगर E को E/me से डिवाइड कर दें तो हमें me मिल जाएगा, क्योंकि E कैंसिल हो जाएगा और me न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये वैल्यू मिल जाएगी। तो एट लास्ट जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेशन, E की वैल्यू, अच्छा यहाँ पर देख लो, ये जो प्रेजेंट टाइम में इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज यूज़ होता है ना, वो -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। तो इसी के बेसिस पे ये वैल्यूज़ और E/me की वैल्यू जो अभी पीछे बताया हमने, वो वैल्यू रखने पे और इसको सॉल्व करने पे तो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आया ना, वो 9.1094 इंटू 10⁻31 kg आ गया। यानी कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज मिल गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया। तो अब देखते हैं इसको आगे क्या है। अब इसमें आगे कुछ नहीं है फिलहाल, तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है ना। तो अगर हमें कहना हो कि व्हाट इज 1 इलेक्ट्रॉन, देन व्हाट वी कैन से। अच्छा, जो ये मास आया ना, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन के मास का 1/1840 टाइम्स है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिवली चार्ज्ड फंडामेंटल पार्टिकल है, जिसका मास जो होता है हाइड्रोजन के मास का 1/1840 टाइम्स होता है। ओके, तो इस वीडियो में ये देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोटॉन का डिस्कवरी पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स।